नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है बास्केट पर्चा पार्ट 2, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बास्केट पर्चा किस तरह से भूमिहीन व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात बास्केट पर्चा देने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बास्केट पर्चा की जमीन की बिक्री की जा सकती है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बास्केट पर्चा की जमीन की ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या इस जमीन का म्यूटेशन होता है। जब किसी रैयत का जमीन बास्केट पर्चा में चला जाता है तो उन्हें क्षतिपूर्ति के तौर पर या मुआवजा के तौर पर कुछ मिलता है या नहीं। क्या बास्केट की ज़मीन को किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बास्केट पर्चा पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको बास्केट पर्चा पर पूरी जानकारी मिल पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि बिहार और झारखंड में बास्केट पर्चा कानून बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होम टेनेंसी एक्ट 1947 एवं रूल्स 1948 से गवर्न होती है। यह कानून शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन को बचने के लिए सरकार के द्वारा बास्केट पर्चा जारी किया जाता है। इस कानून में कुल 22 धाराएं हैं। इस कानून के धारा 22 के अनुसार राज्य सरकार समय समय पर कलेक्टर को बास्केट पर्चा से संबंधित निर्देश जारी कर सकती है। चलिए अब एक एक सवाल पर चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि बास्केट पर्चा प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो भूमिहीन व्यक्ति जो कि किसी रैयत के आवासीय भूखंड पर बसा है, यदि उस जमीन का बास्केट पर्चा कटवाना है या प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम अंचल कार्यालय में जाकर अंचल अधिकारी के नाम से फॉर्म ए को अच्छी तरह से भरकर एक आवेदन जमा करें। फॉर्म ए अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहता है या आप मार्केट से बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होम टेनेंसी रूल्स 1948 की एक किताब खरीद लें। उसमें फॉर्म ए का फॉर्मेट दिया रहता है। उस फॉर्म को टाइप करवा कर आवेदन को तैयार कर लें। आवेदन में उस जमीन की विस्तृत जानकारी लिखें। भूमि किस रैयत या जमींदार के नाम से है, जमीन का रकबा एवं खसरा क्या है, जमीन की चौहद्दी क्या है, जमीन पर कितने साल से रह रहे हैं। फॉर्म ए में अपना नाम और पता जरूर भरें। आपसे जो जानकारी पूछी जा रही है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखें। आप उस जमीन पर कितने सालों से रह रहे हैं उसे लिखें, लेकिन 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और जिस रैयत के जमीन पर प्रिविलेज्ड पर्सन रह रहा है उस रैयत के पास 1 एकड़ से अधिक जमीन हो। जब प्रिविलेज्ड पर्सन अंचल कार्यालय में आवेदन दे देता है तो अंचल अधिकारी अर्थात सर्कल ऑफिसर या सीओ उस आवेदन पर स्वयं स्थल जांच करेंगे अथवा अंचल निरीक्षक या वेलफेयर निरीक्षक से स्थल जांच करवाएंगे। अंचल निरीक्षक या वेलफेयर निरीक्षक मौके पर स्थल या जमीन की जांच करने के बाद अंचल अधिकारी को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही अंचल अमीन स्थल या जमीन का पैमाइश कर नक्शा के साथ अपना रिपोर्ट अंचल अधिकारी को देंगे। ये जांच अधिकारी जाकर पता करेगा कि सही में प्रिविलेज्ड पर्सन या प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति उस जमीन पर रह रहा है या नहीं। यदि रह रहा है तो कितने सालों से रह रहा है। क्या वह प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति रैयत के सहमति से रह रहा है या कब्जा करके रह रहा है। जांच अधिकारी आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करेगा और रैयत से भी पूछेगा कि क्या इसे बचने या रहने के लिए आपने दिया था या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि रोजगार की खोज में कोई रैयत शहर चला गया और वहीं 4-5 साल बिता दिए। जब घर आया तो पता चला कि उसकी ज़मीन का बास्केट पर्चा कट गया।
इस तरह की धांधली अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी के मिलीभगत से ही होता है। यदि गलत तरीके से वार्षिक पर्चा बन जाता है तो रैयत इसे कैसे रद्द करा सकता है, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि स्थल जांच की। स्थल जांच करने के बाद जांच अधिकारी अपना रिपोर्ट सीओ को देगा। उसके बाद सीओ रैयत एवं प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति या प्रिविलेज पर्सन को फॉर्म F के तहत नोटिस देगा। ये लोग अपना साक्ष्य देंगे। सीओ के सामने सभी पक्ष अपना दलील पेश करेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद सीओ आदेश पारित करेंगे। यह आदेश फॉर्म G के तहत सीओ एक कॉपी ऑफिस में रखेगा, दूसरी कॉपी प्रिविलेज पर्सन को देगा और तीसरी कॉपी रैयत को देगा। यह आदेश प्रिविलेज पर्सन के पक्ष में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि प्रिविलेज पर्सन वार्षिक पर्चा प्राप्त करने की सभी शर्तों को पूरा करता है तो सीओ उसे वार्षिक पर्चा बनाकर दे देगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल आवेदन देने भर से वार्षिक पर्चा नहीं बन जाता है, उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसको पूरा करना जरूरी होता है। यहाँ पर एक जरूरी चर्चा कर लेते हैं। जब रैयत किसी भूमिहीन व्यक्ति को बसाते हैं और सहमति रहती है कि इस भूमिहीन व्यक्ति का वार्षिक पर्चा बन जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तब प्रिविलेज पर्सन को वार्षिक पर्चा जल्द बन जाता है। दिक्कत तब आती है जब रैयत द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जो मूल रैयत है उसका बाप दादा ने किसी भूमिहीन व्यक्ति को बसने के लिए अपना आवासीय जमीन दिया था और बाद में वह रैयत उस भूमिहीन व्यक्ति या उसके वंशज को अपने जमीन से हटने के लिए कह रहा हो, लेकिन वह भूमिहीन व्यक्ति या उसके वंशज अब हटने के लिए तैयार न हो, क्योंकि समय के साथ आवासीय भूखंड की कीमत भी तेजी से बढ़ा है। एक हटाना चाहता है, दूसरा हटना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी भी भूमिहीन व्यक्ति भूमिहीन ही बना है। अपनी कमाई से कहीं कोई प्लॉट या आवासीय भूखंड नहीं खरीद पाया। कभी कभी ऐसा भी मामला आया है कि भूमिहीन व्यक्ति को जब रैयत या जमींदार ने बसाया था उस समय उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है और वह भी कई जगह प्लॉट, मकान और खेती की ज़मीन खरीद लेता है और इसके बावजूद भी वह भूमिहीन व्यक्ति जो कि अब भूमिहीन नहीं रहा उस वार्षिक की ज़मीन को खाली नहीं करना चाहता है और वार्षिक पर्चा प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन लगा देता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि कुछ व्यक्ति अपने को भूमिहीन बताकर दूसरे की ज़मीन का वार्षिक पर्चा बनवा लेता है। ऐसा मामला तब आता है जब रैयत या जमींदार 4-5 साल अपने गांव में नहीं आता है और रोजी रोटी की तलाश में वहीं रह गया। किसी की सरकारी नौकरी बड़े शहर में लग गया और उसका अपना गांव आना जाना कम हो गया। बच्चे भी बड़े होकर वहीं रहने लगे। गांव घर से जुड़ाव कम हो गया। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया राजस्व अधिकारी व अंचल अधिकारी से मिलीभगत करके वार्षिक पर्चा बनवा लेता है। यहाँ बता दें कि किसी व्यक्ति या रैयत या जमींदार के निजी जमीन का गलत तरीके से अर्थात राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी से मिलीभगत करके किसी ने अपने को भूमिहीन बताकर वार्षिक पर्चा बना लिया है तो रैयत या जमींदार जिला कलेक्टर या सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और वहां से वार्षिक पर्चा को कैंसिल करवा सकता है। अब दूसरा सवाल है, क्या वार्षिक पर्चा की जमीन का ट्रांसफ़र होता है? तो आइए इस सवाल को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रिविलेज्ड पर्सन या प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वार्षिक की जमीन को कलेक्टर से लिखित परमिशन के पश्चात ही किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को आवासीय उपयोग हेतु बेच सकता है या इसे दान में दे सकता है। यदि वार्षिक पर्चा की जमीन का गलत ट्रांसफ़र होता है तो वह रद्द हो जाएगा। गलत ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को
भूमि न बेचकर किसी रैयत या जमींदार को बेच दिया जो कि भूमिहीन है ही नहीं। जिसे बेचा गया उसके पास पहले से ही प्लॉट, मकान और खेती की ज़मीन है। एक तो इस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी नहीं। यदि गलत तरीके से रजिस्ट्री हो भी गया है तो कोई कोर्ट इसे वैध नहीं ठहरा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्रय प्राप्त रैयत जब भी अपनी ज़मीन बेचेगा या किसी को दान में देगा तो अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को ही देगा। वह किसी जमींदार को नहीं बेच पाएगा। वह अपना बेटा या बेटी को भी दान में तभी देगा जब उसका बेटा या बेटी भी भूमिहीन की श्रेणी में हो। समय के साथ उसका बेटा या बेटी भूमिहीन से जमींदार बन जाता है तो वार्षिक पर्चा की जमीन सरकार को वापस चली जाएगी। अब सरकार भी किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को ही वार्षिक जमीन का पर्चा देगा। तीसरा सवाल है, क्या वार्षिक पर्चा की जमीन का जमाबंदी या म्यूटेशन होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, वार्षिक पर्चा की जमीन का म्यूटेशन होता है। रैयत या जमींदार के जमीन से वार्षिक जमीन का जितना रकबा होता है उतना रकबा जमींदार के कुल जमीन के रकबा में घटा दिया जाता है और वार्षिक पर्चाधारी के जमीन का रकबा अर्थात वार्षिक जमीन का रकबा रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया जाता है। अंचल अधिकारी BPHT रूल्स 1948 के फॉर्म J में वार्षिक पर्चा संधारित करता है। कहने का मतलब ये है कि वार्षिक पर्चा का एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें सभी वार्षिक पर्चाधारी का पूरा विवरण लिखा रहता है। अब रैयत या जमींदार को बचे हुए जमीन पर ही रसीद कटवाते रहना होगा और वार्षिक पर्चाधारी या प्रश्रय प्राप्त रैयत को वार्षिक पर्चा में मिली जमीन के रकबा पर ही रसीद कटवाते रहना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्रय प्राप्त रैयत अब सीधे सरकार को लगान देगा और रैयत या जमींदार का लगान उसी अनुपात में कम हो जाएगा। चौथा सवाल, प्रश्रय प्राप्त रैयत से किसी ने दबाव डालकर वार्षिक पर्चा की जमीन खरीद लेता है या बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लेता है या भूस्वामी द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत को उसकी आवासीय भूमि से बेदखल किया जाता है तो क्या कलेक्टर प्रश्रय प्राप्त रैयत को वार्षिक पर्चा की जमीन वापस दिला सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर किसी ने प्रश्रय प्राप्त रैयत पर दबाव डालकर या बहला फुसलाकर वार्षिक की जमीन खरीद लेता है या बलपूर्वक वार्षिक की जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है या मूल रैयत द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत को उसके वार्षिक से बेदखल किया जाता है तो पीड़ित प्रश्रय प्राप्त रैयत जिला कलेक्टर को शिकायती आवेदन देगा जिसमें कलेक्टर साहब से गुहार लगाएगा कि फला आदमी ने मुझसे धोखे से या बलपूर्वक जमीन कब्जा कर लिया है या गलत तरीके से मुझसे जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है या रैयत ने वार्षिक की जमीन से बेदखल कर दिया है। इस फला आदमी के कब्जे से जमीन वापस दिलाई जाए। अब जिला कलेक्टर स्वयं मामले का जांच करेंगे या अपने अधीनस्थ अंचल अधिकारी को आदेश देगा कि मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपे। यदि रिपोर्ट सही पाया जाता है तो कलेक्टर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजेगा। कलेक्टर अपने कोर्ट में सुनवाई करेगा। गवाह, साक्ष्य व तथ्य से यह साबित हो जाता है कि सही में प्रश्रय प्राप्त रैयत के साथ अन्याय हुआ है तो कलेक्टर उसे अपने आदेश के जरिए न्याय दिलाएगा और वार्षिक की जमीन की खरीद बिक्री या बलपूर्वक कब्जा को अवैध घोषित करके प्रश्रय प्राप्त रैयत को कब्जा दिलाएगा। कोर्ट भी वार्षिक पर्चा की जमीन की इस बिक्री को किसी डिक्री के माध्यम से वैध नहीं ठहरा सकती है। पांचवा सवाल है, वार्षिक पर्चा की जमीन को कितने वर्षों के लिए लीज या पट्टा पर दिया जा सकता है और किनको दिया जा सकता है? तो इसको भी समझ लीजिए। प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वार्षिक की जमीन को या इस जमीन के कुछ हिस्से को 7 वर्षों के लिए केवल दूसरे प्रश्रय प्राप्त
रैयत को लीज या पट्टा पर दे सकता है, लेकिन 7 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद वह जमीन प्रथम प्रश्रय प्राप्त रैयत को स्वतः वापस हो जाएगा। छठा और अंतिम सवाल है, क्या बकाया लगान के मामले में प्रिविलेज टेनेंट को कोर्ट के माध्यम से बास्किट की जमीन से बेदखल किया जा सकता है? बकाया लगान वसूली के अलावा किसी भी स्थिति में कोर्ट द्वारा बास्किट पर्चाधारी को बास्किट की जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है और उसे लगान अदायगी के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।